होता है वो किसके आधार पे होता है? वो आधार वर्ष के आधार पर होता है। किसके आधार पर हो रहा है? आधार वर्ष। तो आधार वर्ष है क्या? व्हाट इज बेस ईयर? तो जैसे वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो 2022-23 हो गया है। जो वर्तमान का आधार वर्ष क्या है? 2022-23 है। एक प्रकार देखा जाए तो एक रेफरेंस पॉइंट है, एक संदर्भ बिंदु है। आधार वर्ष को हम क्या कहते हैं? एक संदर्भ बिंदु कहते हैं, जिसका उपयोग हम इन्फ्लेशन को निकालने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम जीडीपी को नापने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नापने में किया जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम आधार वर्ष के आधार पर मापन करते हैं तो हम आधार वर्ष को 100 का सूचकांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 का सूचकांक। और हम करंट प्राइस पर 100 के सूचकांक को मान लेते हैं, और 100 का सूचकांक मानने पर मान लीजिए वर्तमान की तुलना में सूचकांक 120 हो जाता है, तो फिर हम 120 में से 100 माइनस करके उसकी प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम आधार वर्ष पर महंगाई का आकलन करते हैं। और आधार वर्ष हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम सही सही मापन कर पाए। हालांकि देखिए, पहले 2004-5 आधार वर्ष था, फिर 2011-12 आधार वर्ष हुआ, अब वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2022-23। तो मुद्रास्फीति का समायोजन करने के लिए, सीपीआई का मापन करने के लिए, जीडीपी का आकलन करने के लिए हम आधार वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब सवाल पूछता है कि आधार वर्ष को कौन अपडेट करता है, कौन सा मंत्रालय अपडेट करता है? तो मॉस्पी यानी सांख्यिकी और कार्यान्वयन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आधार वर्ष का अपडेट समय समय पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हमसे पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है कि जीडीपी का आधार वर्ष क्या है, हम जीडीपी को कैसे निकालेंगे, तो आप कहिएगा 2022-23 के आधार पर हम जीडीपी का आकलन करते हैं। और अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात होगी तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए हम 2024 का आधार वर्ष यूज करते हैं। और जब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात आएगी, आईआईपी की बात आएगी, तो फिर उसके लिए आधार वर्ष क्या है? 2022-23 है। अब सवाल ये भी है कि आधार वर्ष में बदलाव क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम आधार वर्ष में बदलाव? हम जो पिछले आधार वर्ष थे, क्या वो गड़बड़ हो गए या कोई कमियां आ गई? तो आधार वर्ष में बदलाव नई तकनीकी, नए उद्योग और लोगों के खर्च के पैटर्न के कुछ डेटा लिए जाते हैं पिछले कुछ वर्षों के, और उसके आधार पर हम आधार वर्ष में बदलाव कर देते हैं। तो वास्तविक बात यह है कि जब हम पुराने आधार वर्ष का डेटा लेते हैं तो वास्तव में वो वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शा पाता है। उस पुराने आधार वर्ष के डेटा वर्तमान की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शा पाते हैं। इसलिए प्रत्येक 5 से 10 साल में आधार वर्ष को क्या करते हैं? बदल देते हैं। ठीक है। तो सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए, अच्छा, चूंकि भारत में बहुत कम ऐसी एजेंसी है जो 1-2 साल पहले का डेटा प्राप्त करने में सक्षम हो, इसलिए भी हमें 4-5 साल पुराना डेटा लेना ही पड़ता है। जैसे आप 2026-27 के वित्तीय वर्ष में हैं और आपका आधार वर्ष क्या है? 2022-23 है। बात समझ में आ गया? तो आधार वर्ष के आधार पर हम जीडीपी का आकलन, ठीक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आकलन, महंगाई का आकलन करते हैं। इस बात को याद कर लीजिएगा। चलिए, अब राष्ट्रीय आय में जो कुछ और टॉपिक्स हैं, जिसमें एक है कि राष्ट्रीय आय के मापन में चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको देखने की हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय मापन में क्या क्या चैलेंज आता है। ठीक है। ये कुछ पीडीएफ आप देखिएगा। जैसे इस पीडीएफ में एक सवाल है कि यदि किसी वर्ष में अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी से अधिक हो जाते हैं तो जीडीपी और जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा? तो जीडीपी मार्केट प्राइस हमेशा और हमेशा फैक्टर कॉस्ट से क्या होगी? ज़्यादा होगी। जीडीपी मार्केट प्राइस हमेशा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगी। हमने आपको बताया भी था कि जीडीपी मार्केट प्राइस इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि हम बाजार कीमतों पर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को शामिल करते हैं। जैसे हम बाजार कीमतों पर ही
हम बाजार कीमतों में टैक्स और प्रॉफिट को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। एक बात और आपको ध्यान देनी है कि जब हम राष्ट्रीय आय की संकल्पना में होते हैं तो राष्ट्रीय आय की संकल्पना में हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, याद रखिएगा। एनएनपी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट अभी क्या कहलाता है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। और हमने यहाँ मेंशन किया था कि पहले 2011-12 को ध्यान में रख करके गणना की जाती थी, लेकिन अब याद रखिएगा, अब जो ये आधार वर्ष है वो 2022 और 23 हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बता दिया आधार वर्ष की सारी बातें हो गई। अब सवाल है कि जीवीए क्या होता है। हम सकल मूल्य वर्धन की बात करते हैं ना, आईएएस में कई बार जीडीपी बनाम जीवीए का सवाल पूछता है। तो जीडीपी तो आप समझ गए हैं, जीडीपी। अब जीवीए क्या है, तो जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यानी जीवीए जो मेजरमेंट करता देखता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों ने उत्पादन मूल्य में कितना संवर्धन किया। जब हम लोग जीडीपी की बात करते थे, दोनों में डिफरेंस समझ जाइए आप। जीडीपी क्या करता है, जीडीपी उन तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को मापता है। अब आर्थिक गतिविधियां, चाहे वो कंजम्पशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, कंजम्पशन हो रहा हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो रहा हो। तो जब जीडीपी का आकलन हम करते हैं तो जीडीपी के अंतर्गत हम सब कुछ लेते हैं, उपभोग भी लेते हैं, है ना, निवेश भी लेते हैं और व्यय भी लेते हैं। और जब बात जीवीए की आती है तो जीवीए हर सेक्टर की प्रोडक्शन को अलग तरीके से मेजर करता है। ठीक है, तो कहीं नोट कर लीजिएगा कि जब हम जीवीए की बात करते हैं तो जीवीए में हम हर सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर हो गया उसका अलग, सेकेंडरी सेक्टर हो गया उसका अलग, टर्शियरी सेक्टर हो गया उसका अलग। यानी हम एग्रीकल्चर को अलग तरीके से, यानी एग्रीकल्चर का अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन देख रहे हैं, इंडस्ट्री का फिर अलग तरीके से प्रोडक्शन देखते हैं, सर्विस सेक्टर का अलग। यानी ये वैल्यू एडिशन है, यानी देखता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों ने उत्पादन के मूल्य में कितना संवर्धन किया है, उत्पादन मूल्य को कितना बढ़ाया है। इसलिए इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसलिए अब पूरे देश में हम जीडीपी के बजाय जीवीए के आधार पर मापन करते हैं और बताते हैं भाई जीवीए कितना है। याद रखिएगा कि कभी भी नीति निर्धारण किए एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस अब जीवीए के आंकड़ों को अधिक महत्व देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवीए सेक्टर वाइज ज्यादा अच्छा रिपोर्ट दे रहा है ना। जीडीपी की अपेक्षा जीवीए का परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज क्या है, ज्यादा अच्छा है। इसलिए याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछेगा तो आप कहिएगा जीवीए के आधार पे हम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय आय गणना में चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। तो पहली चुनौती तो यही है कि अब धीरे धीरे हमारा जो इकोनॉमी का सेक्टर है फॉर्मल तो हो रहा है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में वो है उसका इनफॉर्मल सेक्टर, यानी जो उसके अनौपचारिक क्षेत्र हैं। और भारत जैसे छोटे दुकानदार हैं जो लेबर वेज पे काम कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा समस्या तो है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र का मेजरमेंट कैसे कर पाएंगे जब उस क्षेत्र का अपना लेखा जोखा हो। भारत में संगठित क्षेत्र भी है, असंगठित क्षेत्र भी है, लेकिन बहुतायत में असंगठित क्षेत्र है। अब सवाल ये भी है कि असंगठित क्षेत्र है क्या। तो भारत में जो असंगठित क्षेत्र की संकल्पना है, भारत में असंगठित क्षेत्र की जो संकल्पना है उसमें दुकानदार, रेहड़ी वाले, है ना, ये गुमटी वाले, फेरी वाले, ये सब शामिल होते हैं। और इनका सही सही डेटा मिलता नहीं है। एक चाय वाला कितनी चाय बेच रहा है इसका कोई डेटा ही नहीं है ना। एक फुटपाथ वाला कितना सामान बेच रहा है कोई डेटा ही नहीं है। इसलिए समस्या है, ये समस्या तो है कि कहीं ना कहीं हम पूरी अर्थव्यवस्था में जो अनौपचारिक क्षेत्र है या जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसके बारे में सही सही ना तो हमें इन्वेस्टमेंट पता है, ना हमें एक्सपेंडिचर पता है, ना हमें उसका जो उपभोग पता है, तो ये एक समस्या है। एक चैलेंज तो ये हो गया। दूसरा चैलेंज क्या है कि लगातार जो हमारी जीडीपी गणना हो रही है उसमें डिजिटल सर्विसेज का भी योगदान है। तो डिजिटल इकोनॉमी का ना सही तरीके से भी हमारा मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, ये भी एक चैलेंज है। डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत हम डिजिटल इकोनॉमी से इजी तो हो गया, ट्रांजैक्शन अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया, लेकिन राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से वो जुड़ना चाहिए, वो डेटा और डिजिटल सेवाओं का योगदान पूरी तरीके से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब
जो स्वैच्छिक और घरेलू कार्य हैं, है ना, तो जीडीपी में केवल हम उन्हीं बातों को जोड़ते हैं जिनका बाजार में मौद्रिक मूल्य है। आपके घर में मम्मी है, आपके लिए खाना बना रही हैं, आपके भाई हैं, बहन है, आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो ये सब भी शामिल नहीं होता। जब हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो राष्ट्रीय आय के मापन में ज़्यादातर हम उन्हें शामिल करते हैं जिनका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, तो जिनकी मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं होती उनको हम शामिल ही नहीं करते। तो ये भी एक चैलेंज है। मीडिएटरी गुड्स को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मीडिएटरी गुड्स मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो लगातार उत्पादन के चरण में शामिल हैं, जो उत्पादन के चरण से बाहर नहीं हुई हैं, जैसे गेहूं, आटा, ब्रेड। तो गेहूं और आटा क्या है? मीडिएटरी गुड्स है ना, और आटा क्या है? फाइनल गुड्स है। तो ऐसी वस्तुएं तैयार वस्तुएं कहलाती हैं जिनको या तो हम उपभोग कर सकते हैं या जिनमें हम अपना निवेश कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो आप ये सब बताइए, ये सब चीज़ें हैं। अब सवाल पूछता है बार बार जो है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझने से पहले आप जीडीपी डिफ्लेटर समझिए। जब हम जीडीपी रियल और जीडीपी नॉमिनल का एक रेशियो लेते हैं तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर पता चलता है। अब सवाल ये है कि जीडीपी रियल और रियल जीडीपी और जो है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो जब हम रियल जीडीपी की तरफ जाते हैं ना, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये लिखा हुआ है रियल जीडीपी रियल जीडीपी ऑब्लिक नॉमिनल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर यानी इसको बोलते हैं जीडीपी अपस्फीतक। अपस्फीतक, अपस्फीतक क्या हो जाएगा? तो डिफ्लेटर इक्वल टू रियल जीडीपी और नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी इंटू 100। सवाल ये है कि ये होता क्या है? रियल मतलब क्या हुआ? जब हम महंगाई की गणना कर रहे होते हैं ना, हम महंगाई के हिसाब से निकाल रहे होते हैं। महंगाई गणना कर रहे होते हैं तो हमको मार्केट प्राइस पे जीडीपी चाहिए होता है। जब हम मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालते हैं उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालते हैं उसको कहते हैं रियल जीडीपी, है ना। इसी को हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कह सकते हैं और नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। ये सवाल बहुत पूछता है आईएएस में, तो ये सवाल यही फार्मूला ही देता है। ठीक है, तो अब सीपीआई की बात करें या यूपीआई की बात करें, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सब कुछ के प्राइसेस क्या हो रहे होते हैं? चेंज हो रहे होते हैं, है ना। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो भी चेंज हो रहा होता है, लेकिन सब सीपीआई ज़्यादा चेंज हो रहा होता है देन डब्ल्यूपीआई, याद रखिएगा। तो सीपीआई की तुलना में, यानी सीपीआई या डब्ल्यूपीआई के विपरीत या अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में बदलाव को कवर करता है। तो जीडीपी डिफलेशन पूरा कवर करता है। क्या करना चाहिए आपको? सुझाव ये है कि हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको ध्यान से पढ़िए। जीडीपी के आंकड़े बहुत बढ़िया दिए रहते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में आज भी जीडीपी में इसका सर्विस सेक्टर का योगदान तो है, लेकिन आज भी रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? प्राथमिक क्षेत्र है। आज भी भारत में रोजगार देने वाला जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। हमने आपको आधार वर्ष बता दिया, हमने आपको आधार वर्ष में जो चेंज हो बता दिया है। जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2022-23 है। अगर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करेंगे तो वो आधार वर्ष कितना है आपका? 2024 है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2022-23 है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।